यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PTC 65 के मैगजीन ये, और इसका पार्ट यहाँ से 3 रहेगा। तीसरा पार्ट जो हमारे पार्ट रहेगा मैगजीन का वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ से टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे इस टॉपिक को भी यहाँ से देख लेते हैं, राइट। देखो तीसरा पार्ट ये, और चौथे पार्ट जो हमारा आएगा उससे आपका टॉपिक ये खत्म हो जाएगा चौथे पार्ट में। और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी इकोनॉमिक की मैगजीन, ठीक है। तो इस टाइप से वो भी आपका 4 पार्ट में कोशिश करेंगे कि कवर कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक दिखाते हैं यहाँ पर टॉपिक क्या है भी हमारे जो यहाँ से करने जा रहे हैं। पहला दूसरा टॉपिक मैं कवर कर चुका था, तीसरा भी हो चुका था, चौथा भी यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो चुका था, ठीक है। अब हमारा पाँचवां चल रहा था, पाँचवें में लोक अदालत है, ये टॉपिक से हमारा स्टार्ट करना था आपको, ठीक है। लोक अदालत देखेंगे, उसके बाद जितना भी यहाँ पर हमारे पाँचवें के सभी टॉपिक हैं ये इसको पूरे क्लियर कर डालेंगे आज, ठीक है। उसके बाद जो छठा टॉपिक है इस छठे टॉपिक को भी आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो 5-6 टॉपिक आज खत्म कर देंगे। बच्चे का 7वां 8वां वो आपका कल कवर हो जाएगा, ठीक है, जो दूसरा पार्ट आएगा उसको लेकर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है लोक अदालत। यहाँ से लोक अदालत यहाँ पर है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पर विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत के यहाँ पर आयोजन किया है, ठीक है। और लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत क्या है, देखो इसका क्या 75 साल पूरा हो गया है। कल मैंने 2 पार्ट में मैंने बताया कि जिसका 75 वर्ष पूरा हुआ है या 100 वर्ष किसी का पूरा हो रहा है, ठीक है, या किसी का 20 वर्ष पूरा हुआ है, 100 वर्ष पूरा हुआ है, तो उसको क्या क्वेश्चन आने की उम्मीद यहाँ पर बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, जो हमारा लोक अदालत है इसको अपने टॉपिक में लिख लेना है कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, ठीक है। स्टैटिक्स से लेके प्लस आपका जो करंट की कुछ यहाँ न्यूज़ में रहेगा वो उसको भी देखो। लोक अदालत क्या है, ये एक हमारा वैकल्पिक समाधान तंत्र है। इसका गठन इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संविधिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। कौन सा दर्जा, संविधिक दर्जा दिया गया। आपसे बोलेगा जो हमारा लोक अदालत है ये इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो क्या वो गलत हो जाएगा, संवैधानिक नहीं संविधिक दर्जा दिया गया था। संविधिक वो होता है जो हमारा अधिनियम के तहत गठित किया जाता है, ठीक है। और संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक में होगा जो हमारा आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत ये गठित किया जाएगा उसे संवैधानिक बोलेंगे, और संविधिक को आपका अधिनियम बोलेंगे जो अधिनियम के तहत गठित होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला है, इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित वाले सेवाओं में स्थायी जो लोक अदालतें इसकी गठन की गई थी, और ये अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करती हैं। जो हमारा प्राकृतिक न्याय होगा उस पे सिद्धांत पे ही काम करेंगे, ठीक है। एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये लोक अदालतें सिविल सेवा हमारी संहिता होती है CPC, उसमें 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बाद इनमें से नहीं होगा। इनकी तो कुछ शक्तियाँ हैं, हमारी लोक अदालत की जो शक्तियाँ होंगी इसमें लोक अदालतें जो सिविल सेवा जो हमारी संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसमें 1908 की जो हमारी अधिनियम का साक्ष्य था वो, और 2023 से बाद नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे बोलेगा कि जो लोक अदालत है, ठीक है, लोक अदालत हमारा 1908 और भारतीय साक्ष्य जो हमारा 2023 है उससे पूरी तरीके से बाध्य किया गया या पूरी तरीके से बाध्य, तो गलत है, ये बाध्य नहीं होगा, ठीक है। अगला, इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। इसे किसके समान शक्तियाँ प्राप्त है, इसे सिविल कोर्ट के तहत जो प्रकार से जो हमारी समान शक्तियाँ प्राप्त हैं इसको। इसके निर्णय अंतिम और सभी पक्षों को बाध्यकारी होंगे। इसके जो निर्णय होंगे, जो भी इसका डिसीजन होगा वो सभी लास्ट होगा, अंतिम होगा, ठीक है, और बाध्यकारी भी होगा, याद रखना है। जो हमारा लोक अदालत है इसके भी जो भी निर्णय आएंगे वो एकदम अंतिम होंगे और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी देखो इतने टॉपिक से लेके अगर लोक अदालत से क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे आपको लोक अदालत पर लेके क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर, राइट। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन श्योर यहाँ पर आएगा कि यहाँ से इतने टॉपिक से बनना, ये चीज़ आपको कवर करना है। उसके बाद लोक अदालत को संदर्भित मामले में शामिल, मतलब जो हमारे लोक अदालत है उसको संदर्भित मामलों में शामिल करना, जैसे कि किसी अदालत को लंबित कोई मामला, ठीक है, और कोई भी विवाद जो न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया और उसे न्यायालय के दायरे में रखने की संभावना को दे सकता हो, ठीक है। तो हमारे ये 2 हमारे क्या हो गए, इसके मामले हो गए जो इसमें शामिल हो सकते हैं लोक अदालत में। एक पॉइंट और है, लोक अदालत के आने वाले मामले की प्रकृति, स्वरूप, वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना, दावे, भूमि अधिग्रहण आदि ये सब यहाँ पर जिसके दायरे में आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा जो लोक अदालत है, ठीक है, जो लोक अदालत है हमारा इसके दायरे में कौन कौन आता है, ये बोलेगा इसमें सिर्फ संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना, भूमि ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वैवाहिक जो विवाद होता है इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि वैवाहिक विवाद भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आयोजित की गई थी, ठीक है। ये सही पॉइंट आपको याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है लोक अदालत को लेकर। अगला है निःशुल्क विधिक सहायता। ये क्या होता है, फ्री लीगल एड हमारा, ये सुप्रीम कोर्ट में जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क और समय पर जो कानूनी सहायता है वो सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश जारी किए थे, तो इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। भारत में
निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता के बारे में इसको देखते हैं। भारत में जो हमारी विधिक सहायता, इसके तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से निःशुल्क कानूनी सेवाएं हैं प्रदान करना जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय जो प्रणाली है उस तक पहुंच खर्च वहन करने में असमर्थ हैं जो, ठीक है, उनको यहाँ पर पहुंचाना, ठीक है। दूसरा, विधिक सहायता में कानूनी सलाह, अदालती कार्रवाई में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता और वार्ता के जो हमारे विवाद हैं उसके समाधान तंत्र आदि यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। इनकी सहायता के लिए जो विधिक सहायता है उसको लेकर, ठीक। वैधानिक प्रावधान इनको क्या किए गए, इनके वैधानिक प्रावधान है कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 है, ये अधिनियम 1985 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों को निःशुल्क उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना, और इस अधिनियम में निम्नलिखित संस्थाओं का यहाँ पर गठन करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। जो हमारे ये अधिनियम है इसके तहत जो कई सारे यहाँ पर गठन है इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय विधिक सेवा जो हमारा प्राधिकरण नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA, ठीक है, और जिला विधिक सेवा आयोग हमारा जो DLSA इसका गठन किया गया था जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण इसके तहत, ठीक है। याद रखना है ये तीनों, नालसा और स्टेट के लिए जो हमारा बनेगा SLSA, और जो हमारा जो जिला के लिए बनेगा, ठीक है, वो भी यहाँ पर इसके तहत गठन किया जाए। आपसे बोलेगा जो विधिक हमारा सेवा प्राधिकरण 1987 है, ठीक है, इसके तहत हमारा सिर्फ नालसा का गठन किया गया था, बल्कि जो राज्य का हमारा है और जो जिले का है उसको यहाँ पर गठन कुछ और बोल देगा कि इसके द्वारा यहाँ पर किया गया था, तो गलत है, इसके द्वारा ही तीनों यहाँ पर गठन किए गए थे, इसको याद रखना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341। इसमें कुछ मामले जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, वह राज्य का खर्च अभियुक्त की कानूनी सहायता प्राप्त करने में प्रावधान है। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है, ऊपर वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अगला देखते हैं जो विधिक सहायता के संबंधित कुछ प्रावधान है हमारे संवैधानिक प्रावधान। देखो जो हमारी विधिक सहायता है उसके लिए कुछ हमारे संवैधानिक प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा विधिक सहायता से संबंधित हमारे जो प्रावधान है कौन से आर्टिकल में दिए गए, आपसे देगा अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 42 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें विधि द्वारा स्थापित कुछ प्रक्रिया दी थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो आप सोचोगे किस नहीं होगा, तो 21 भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो विधि के द्वारा स्थापित हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार ही किसी व्यक्ति या उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। हमारा 21 आर्टिकल हो गया, और एक आर्टिकल हमारा 39A हो गया, है ना। 39A में क्या है, यह अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है, ठीक है, और कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य भाव के कारण न्याय प्राप्त करने के लिए वंचित ना रहे। इसे 42वें संविधान स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। ये बोल सकता है कि जो विधिक सहायता था हमारा आर्टिकल 39A ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। जो कुछ दो बातें इसकी भी याद रखनी है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारा है नालसा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नालसा हमारा क्या है, ये विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित सेवाएं यहाँ पर प्रदान करना, ठीक है, निःशुल्क हैं और उचित सेवाएं। आपसे बोलेगा जो हमारा नालसा का अधिनियम है, ठीक है, प्राधिकरण है, ये विधिक सेवा प्राधिकरण 1985 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय या बोलेगा एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन कहाँ से गलत करेगा, यहाँ इस लाइन को क्वेश्चन कहाँ से आपको फंसाएगा। एक तो ये 1987 दे रखा है, यहाँ से कुछ और दे सकता है, 1985 दे देगा, मान लो 1988 दे दिया, ठीक है, एक यहाँ से आपको गलत कर सकता है। दूसरा ये वैधानिक निकाय बोल देगा संवैधानिक निकाय या संविधिक निकाय, ऐसा करके भी यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है गलत, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से गलत कर सकता है, ये हमारा जो रहेगा ये कुछ कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क होगा, जबकि कुछ जो ठीक वर्ग के लोग होंगे उनको यहाँ पर चार्ज देना होगा या पैसे देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ये चीज़ आप 3 पॉइंट आपको यहाँ से गलत करके पूछ सकता है। बाकी आपको याद रखना है कि क्या यहाँ पर की पॉइंट है इसके कार्य क्या होते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नीतियाँ, सिद्धांत व दिशा निर्देश तैयार करना, ठीक है, और प्रभावी योजनाएं बनाना ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रम को लागू कर सके, ठीक है, ये इनके काम होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से जो हमारा आपसे भी पूछ सकता है कि जो हमारा नालसा होता है ये जो हमारा राज्य है, ठीक है, और जो जिले है, ठीक है, राज्य और जो जिला है इसके लिए यहाँ पर दिशा निर्देश और नीति यहाँ पर क्या है तैयार करता है पूरे देश के लिए, तो क्या है ये हमारा गलत होगा। ये जो रूल बनाता है, जो कानून बनाता है, ये राज्य विधिक सेवा मतलब जो प्राधिकरण उसके लिए बनाएगा रूल, ठीक है, ये याद रखना है। और लेकिन जो हमारा उस एक्ट जो मैंने बताया था एक्ट के तहत नालसा, आपका नालसा भी आएगा, स्टेट वाला भी आएगा और आपका जिला वाला भी आएगा, ठीक, तो वो भी याद रखना है। और ये मैच नहीं करना है एक दूसरे में कि आप यहाँ पे जो नालसा है उसके तहत आपको जो जिला वाला है उसको भी यहाँ पर दिशा निर्देश उसके तैयार करेगा, नहीं, ये सिर्फ राज्य वाले है उसके दिशा निर्देश ये तैयार करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियरिटी बनाते जाना है क्या यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है देखो मैं जब पढ़ाया करूँ ये बताया करूँ उस टॉपिक को, एक अपने मैगजीन इसका प्रिंट निकाल लो, आप मैं PDF दे चुका हूँ, प्रिंट निकाल लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 40 से 50 रुपये में प्रिंट निकलेगा। और प्रिंट निकालने के बाद जो मैं बताते रहा हूँ एक अपना वाइट पेपर ले लो
उसमें ये जो टॉपिक है उसे नोट करते जाओ और उसी साथ में स्टेपल कर दो उसको उसी पेज पे, तो आपको पढ़ते टाइम दोबारा से एकदम क्लियरिटी हो जाएगी वहाँ, राइट। अगला है हाँ देखो, इसी के कुछ पॉइंट और थे, जैसे कि था इनका दिशा निर्देश तैयार करना है ना, नीतियाँ बनाना, और कानूनी सहायता के जो कार्यान्वयन है उसकी निगरानी करना, मूल्यांकन करना, विवादों और सौहार्दपूर्ण जहाँ पर जो लोक अदालत उनका आयोजन भी करना, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति कौन कौन निःशुल्क यहाँ पर हो सकता है, देखो यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन भी दी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ निःशुल्क है और कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ पात्रता भी दिया गया, जैसे कि महिलाएं, बच्चे हो सकते हैं, औद्योगिक कामगार हो सकते हैं, ठीक है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 22 के तहत मानव तस्करी जो भिक्षा व्यक्ति उसके शिकार व्यक्ति भी यहाँ पर हो सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। सामूहिक आपदा से जो यहाँ पर शिकार हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। और संरक्षण गृह जो यहाँ पर किशोर हिरासत में ले गए उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसके अलावा जो हमारे अन्य न्यायालय हैं उसमें मामले होने की स्थिति में इसके लिए वे व्यक्ति पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है, और सुप्रीम कोर्ट मामला होने पर यह सीमा जो दी गई है यहाँ पर 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में अधिकरण प्रणाली। जो हमारा ट्रिब्यूनल सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है हमारा। देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है ट्रिब्यूनल सिस्टम, ये हमारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो प्रशासनिक अधिकरण है 1985 के तहत और मानव क्षेत्र का अधिकार के तहत कोई आदेश यहाँ पर पारित किया तो उसे आदेश के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहीं पे मिल गया, जो हमारी इसकी अपील करेंगे ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, ना कि हाई कोर्ट में, ठीक है। इसमें देखो अधिकरण की जो प्रणाली के बारे में, प्रकृति से क्या होती है, ये अधिकरण अर्धन्यायिक निकाय होता है, ठीक है। आपसे बोलेगा जो हमारा अधिकरण है ये पूर्ण तरीके से एक न्यायिक प्रणाली होती है, ठीक है। तो क्या होगा, गलत है, ये हमारी क्वासी जुडिशियल होती है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमे का भार कम करना और इसके अलावा अधिकरणों की तकनीकी विषय में जुड़े मामले पर निपटान करना और विषय से संबंधित जो हमारे कोई विशेषज्ञ हैं उसमें शामिल होते हैं, जिसका फैसला सुनाना आसान हो जाता है, ठीक है। जिससे उनका फैसला सुनाना आसान हो जाएगा क्योंकि उनके भार कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट हुआ। तीसरा, संवैधानिक मान्यता 1976 हमारा है संशोधन, उसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 323A जोड़कर प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर किया गया। इसी प्रावधान के तहत कैट की स्थापना की गई थी, ठीक है। जो हमारा कैट का मतलब क्या हुआ, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, इसकी स्थापना की गई थी जो कौन से आर्टिकल के तहत 323A, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है 323 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 साल से न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। 2023 में भी न्यूज़ में था और 24 में भी न्यूज़ में था, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा है, ठीक है। जो थोड़ा पॉसिबल है कि पूछ सकता है 2025 में ये, ठीक है। तो याद रखना है इसको। अगला है कैट का हमारा जो क्षेत्राधिकार वो क्या होगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा कैट, तो आपको समझ जाना है कि मैं यहाँ पर जो सेंट्रल हमारा अधिकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये संघ या जो हमारे अन्य सरकारी नियंत्रण उसके प्रावधान में लोक सेवा और अन्य पदों की भर्ती पर नियुक्त कर्मी जो सेवाएं करते हैं उनकी विवादों की शिकायत का निपटान करेगा, इसका क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323B के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद या अन्य अधिकार नहीं है इसको, ठीक है। जबकि राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित उसके अधिकार क्षेत्र के आने वाले जो हमारे यहाँ पर विषय हैं उस पर अधिकरण यहाँ पर गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आपको एक बात मोटा मोटा सा समझना है कि 323B में क्या कहा गया और 323A में क्या बताया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्षेत्राधिकार इनके क्या होंगे, प्रत्येक अधिकरण की उसको विशेषता कि क्षेत्र घोषित जो क्षेत्र होते हैं उसके भीतर मामले की सुनवाई करने का निर्णय यानी कि विशिष्ट क्षेत्राधिकार दिया जाएगा, ठीक है। अगला है कुछ अधिकरण के पास अपीली क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे कि जो प्राधिकरण है उनके प्राधिकारियों द्वारा सरकारी निकायों द्वारा दिए गए जो निर्णय उसके अपील यहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पढ़ सकते हो आप। और क्या है कि यहाँ से देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, ये है अधिकरण और न्यायालय के बीच हम क्या अंतर है। आप सोचो कि अधिकरण जो हमारा होता है और न्यायालय होता है लगभग उनसे मिलते जुलते कुछ काम होते हैं, ठीक है, बट कुछ अंतर हैं। जैसे कि स्थापना, इनकी स्थापना 42वें संविधान संशोधन मैंने बताया आपको 1976 में की गई थी, आर्टिकल 323A यहाँ पर इसको लेकर, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के प्रशासनिक अधिकरण को लेकर, ठीक है। आपसे बोलेगा जो हमारा 323A आर्टिकल है इसके तहत हमारा सिर्फ केंद्र का जो प्रशासनिक अधिकरण उसका गठन यहाँ पर किया गया था, तो गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 323A के तहत दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण, एक तो राज्य स्तर पर और हमारा सेंट्रल स्तर पर, केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर हमारा जो अधिकरण है उसकी स्थापना 323A में की गई थी। आप सोचोगे 323A है तो 323B हमारा राज्य स्तर पर। ज़्यादातर लोग क्या है 323A
जो हमारा सेंट्रल स्तर है, मतलब सेंट्रल केंद्र पर है, और दूसरा जो राज्य पर होगा वो राज्य बोल देते हैं 2323B, तो गलत है वो। 323A में ही दोनों का यहाँ पर गठन किया गया था, सेंट्रल और आपका स्टेट का। और 323 जो बी है ये क्या है, ये कराधान भूमि और अन्य जैसे मामले हैं वो यहाँ पर इसमें जोड़े गए 323B में। ये चीज़ अच्छे से आपको क्रिएटिव बना के रखना है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है सेंट्रल का और स्टेट का और 323A ऐसे, ठीक है। 323B क्या है, इसके नीचे 323B लिख लेना है कि इसमें क्या क्या था, इसमें जो आपकी बातें बताई गई थी वो बातें नोट कर लेना। इस टाइप से आप लिख सकते हो। ये केवल भारत में संविधान द्वारा न्यायालय ये बोला कि जो हमारी स्थापना इसके द्वारा की गई थी, और इसका न्यायालय में ये भारत के संविधान द्वारा यहाँ पर ये इसका गठन किया गया था, ठीक है। अगला उद्देश्य क्या है इसके, ये इसकी जो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। इसके विशेष मामले पर विवाद और शिकायतों का समाधान करना, ठीक है। विशेष जो मामले होंगे उस पर ये क्या, ये अपने क्षेत्राधिकार में कानून जो होंगे व्यवस्था उस पर लेकर यहाँ पर देख रेख करेगा, जैसे सिविल और क्रिमिनल मामले को निर्णय देना, ठीक है। आगे क्या है, इसकी हमारे प्रतिक्रियात्मक कुछ अनुपालन है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे क्या है, सदस्य क्या है, इसके न्यायिक विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट शामिल होते हैं इसमें, न्यायिक और विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट यहाँ पर शामिल होते हैं। इसमें केवल न्यायिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट का मतलब कोई यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगला है शक्तियाँ क्या होगी, उन कानूनों तक सीमित हैं जिनके तहत वे निर्धारित हैं। ऐसे निर्णय सभी अधिनियम जो होते हैं उनको कानून का उपयोग करने की शक्ति देते हैं। यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट आपको पढ़ना है। ये जो प्रतिक्रियात्मक अनुपालन ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने आपको 2 ऊपर बताया और 1-2 ये इतना ही बस करना है। आगे कौन सा, जमानत है। जमानत में क्या है, भारत में जमानत के प्रकार क्या हैं। एक तो अंतरिम जमानत, डिफॉल्ट जमानत, नियमित जमानत और आपका अग्रिम जमानत, ये 4 आपके जमानत के प्रकार होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी सी बात है कि क्या यहाँ पे होता है, ये आप जान सकते हो इसको लेके, राइट। अगला इसी में हमारा पॉइंट है जमानत के लिए कानूनी हमारे प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। एक तो भारतीय का नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 में जमानत योग्य जो अपराध हैं उसमें जमानत देने के लिए संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए। क्या, किसी आरोपी को विशेष जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास का अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया जाता है, ठीक है। तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट आपका ये हुआ जो माने कानूनी प्रावधान है इसका, ठीक है। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की एक तिहाई अवधि से हिरासत में बिता लिया गया है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। तीसरा है लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम जो हमारा 2012 जो पॉक्सो एक्ट है, ये घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 विशेष जैसे जो कानून इनको भी जमानत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इसमें भी हमें जमानत के प्रावधान दिए गए। आपसे क्वेश्चन देखो यहाँ पूछ सकता है, जो लैंगिक अपराध हमारे बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट है और घरेलू शिक्षा महिला संरक्षण अधिनियम है, इसमें बोलेगा आपसे कि इसके तहत हमारे कोई भी जमानत के संबंधित प्रावधान नहीं है। आपसे बोलेगा जो हमारा जो जितने भी धाराएं इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, जबकि पॉक्सो एक्ट और आपका जो महिलाओं से संरक्षित जो हमारा नियम है इसमें आपका कोई भी जमानत का प्रावधान नहीं है, क्योंकि गलत है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि जो पॉक्सो एक्ट है और महिला संरक्षण के जो अधिनियम इनसे भी संबंधित यहाँ पर जमानत से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। बट कुछ टर्म कंडीशन होती हैं। यहाँ पर देखो जो आपका है अगला प्ली बार्गेनिंग जो आपका सौदा अभिभावक है, ये जो अभिभावक है इसको देखते हैं। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा जो हमारी 290 की बार्गेनिंग समयबद्ध कर दिया गया। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं। और महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो अपराध जो हमारे सामाजिक आर्थिक अपराध हैं उससे संबंधित मामलों पर लागू नहीं होगा ये, ठीक है। और ई प्रिजन सॉफ्टवेयर ये राज्यों की जो अथॉरिटी होगी उसके दक्ष तरीके से कैदियों संबंधित जो डेटा है वो प्राप्त करने में सहायता करेगा। ये हमारे कुछ जमानत के प्रावधान हो गए आपके, ठीक है। अगला क्या है, कुछ संबंधित तथ्य यहाँ पर, जैसे कि अनुसूचित जनजाति जो लोग होते हैं उसके अत्याचार निवारण जो हमारा अधिनियम है उसकी धारा जो आपका 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक और सख्त प्रावधान तब तक नहीं लागू होगा जब तक आरोपी के खिलाफ जो प्रथम जो दृष्टि है अपराध साबित ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि साबित अपराध नहीं हुआ उसके बाद भी आप इस पर केस लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा देख के करना है, ठीक है। उसके बाद अगला ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं खास पॉइंट। अगला देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये उसका उद्देश्य होता है SC ST के समुदाय जो सदस्य हैं उसके खिलाफ अपराधों को रोकना, ऐसे अपराधों सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना, पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का प्रावधान करना, ठीक है। इनके कुछ यहाँ पर प्रावधान पर हैं, एक नज़र में देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर प्रावधान इसके दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है आरोपी अनुसूचित जनजाति के समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कानून के तहत कोई अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं
उसको हाथ में मैला उठाने, काम पर लगाना, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलो, SC ST जो है, इसके समुदाय की महिलाओं की जो देवदासी वो प्रथा है, उसके नाम पर देवता या मंदिर पर समर्पित करना, ये सब यहाँ पर क्या है, इसके लिए अपराध श्रेणी में वंचित करना। ठीक है, तो ये सब हमारा अपराध श्रेणी में इसको रखा गया इनको, राइट। तो हमारा अपराध श्रेणी में किन किन लोगों को रखा गया, ये सब आपके की पॉइंट हैं। इसमें SC ST के समुदाय को छोड़कर अन्य समुदाय को लोक सेवकों द्वारा अधिनियम के तहत किए गए कर्तव्य को उपेक्षा करना दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट थे, बस एक बार पढ़ लेना है आपको कि क्या हमारे पॉइंट होते हैं, याद इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, अगला टॉपिक को हम यहाँ से देखते हैं। अगला टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, इसमें देखते हैं ग्राम न्यायालय। ठीक है, यहाँ से देखो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की जो विवरता है इस पर चिंता जताई। गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य किया गया था। ठीक है, ग्राम न्यायालय की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कर देते हैं इसको। यहाँ देखो ग्राम न्यायालय की हमारी कुछ विशेषताएं क्या है। इसका उद्देश्य है, ग्राम जो न्यायालय है ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक आर्थिक अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों को वंचित ना किया जाए। ठीक है, पहली बात देखो, ये यहाँ से हमारा गलत क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, रीड नहीं करना है चीज़, क्वेश्चन भी समझने की क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ग्राम न्यायालय है इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे नागरिक को सामाजिक जो होता है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक यहाँ पर अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इकोनॉमिक जो अवसर है वो मिलने चाहिए, राइट, और न्याय मिलने के अवसर यहाँ पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि बोल सकता है कि सिर्फ यहाँ पर जो ग्राम न्यायालय है इसका उद्देश्य है कि वो लोगों को सामाजिक न्याय यहाँ पर पहुँचाए, जबकि आर्थिक न्याय पर यहाँ पर इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों हमारा इसका उद्देश्य रहेगा। सेकेंड, वैधानिक आधार में ग्राम न्यायालय की जो हमारा अधिनियम 2008 है इसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉइंट है, जैसे कि इस अधिनियम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को और अधिनियम निर्दिष्ट जो हमारी जनजाति है इसको छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, कौन सा, हमारा जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा सीधा सा कि ग्राम न्यायालय हमारा जो अधिनियम है 2008 इसके तहत हमारा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, या बोल सकता है आपको त्रिपुरा, जो भी यहाँ पे कुछ दे सकता है, इनके अलावा इनको यहाँ पर जो दे रखा है अधिनियम के तहत निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में छूट दी गई है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया और आपका सिक्किम, NAS। ठीक है, अगला क्या है, ग्राम न्यायालय का स्थान ये मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित होगा। ये कहाँ होगा, इसका स्थान जो हमारा न्यायालय का स्थान होगा ये मध्यवर्ती पंचायत होगी उसके मुख्यालय में स्थित होगा। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी ग्राम न्यायालय जो हमारा है इसको प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थिति होगी जो हमारा ग्राम न्यायालय होता है इसकी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसके न्यायालय के बराबर इसको माना जाएगा। राज्य सरकार संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। आपसे बोलेगा जो ग्राम न्यायालय इसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इसमें हमारा 2008 के तहत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यहाँ पर जनजाति को छूट दी गई, तो कोई गलत हो जाएगा क्योंकि मिजोरम यहाँ पर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछेगा, सेकंड बोल देगा यहाँ से कि यहाँ पर जो नियुक्ति की जाती है इसके जो नियुक्ति होती है हमारी ये जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, केंद्र सरकार होता है उसके परामर्श से हाई कोर्ट यहाँ पर इसको नियुक्ति करता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य सरकार से संबंधित परामर्श के बाद होगा ना कि केंद्र सरकार। ठीक है, दो बातें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनका अधिकार क्षेत्र क्या होता है। अधिकार क्षेत्र ये एक मोबाइल कोर्ट होगा जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के यहाँ पर अधिकार क्षेत्र यहाँ पर देखे जाएंगे। ठीक है, और विवाद समाधान की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें देखो यहाँ पर ये बात याद रखना है, क्रिमिनल और जो यहाँ पर इसकी क्रिमिनल सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके यहाँ पर विवाद देखे जाएंगे। ठीक है, एक एक बात अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक बात आपको कभी देखो क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो गलत यहाँ से नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि इससे बाहर अगर क्वेश्चन इसका आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। इसका अधिकार क्षेत्र आपको बताया मैंने, इसके विवादन की जो समाधान होता है इसकी प्रक्रिया क्या होती है, विवाद के समाधान की प्रक्रिया, विवादों में समाधान सुलह समझौते जो सहायता उसकी तरीके से किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें सुलह तरीके से करते हैं, राइट, और सामाजिक कार्यकर्ता तथा सुलहकार इनके रूप में यहाँ पे इसको नियुक्ति करते हैं। ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं है। ये बोलेगा जो हमारा जो नियम है हमारा ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य है। ये भी स्टेटमेंट देगा, दो मैंने स्टेटमेंट दिया था ऊपर, तीसरा यहाँ जो ये जोड़ देगा कि 1872 के तहत ये बाध्य है, तो क्या बाध्य नहीं है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, जो 2023 से इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये, दो तीन पॉइंट मैंने ऊपर बताया, वो करीब 4 पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी अपील क्या है, ये क्रिमिनल मामलों में सत्र न्यायालय में की जाएगी इसकी अपील, और जिला न्यायालय में जो सिविल मामले हैं उसमें यहाँ पर
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है को वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और आपका सत्र न्यायालय में क्रिमिनल के मामलों में करेंगे, और अपील दायर करने के लिए 6 माह के भीतर यहाँ पर निपटान किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो सिविल मामले की जो हमारी अपील है ये की जाएगी आपकी सत्र न्यायालय में, ठीक है। और जबकि हमारा जो क्रिमिनल मामले हैं उसकी यहाँ की जाएगी जिला न्यायालय में। तो आपको गलत है, दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट बात कर रहा है एक दूसरे की। इसकी बात कर रहा है, ये इसकी, ठीक है। तो सीधा सा सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से फंसा सकता है, ठीक है। देखो दोनों की बात कर रहा हूँ, आप स्टेट पीसीएस भी अभी एग्जाम देने वाले हो, अभी कुछ लोग का राजस्थान पीसीएस एग्जाम होगा, ठीक है। शायद से बीपीएससी कभी बीच में पड़ जाएगा वो भी, और अभी यूपीएससी आते आते 2-3 एग्जाम आपके स्टेट पीसीएस के पढ़ेंगे जो भी लोग होंगे, तो उनकी स्टेट में भी काम करेगा ये सब क्वेश्चन जो रहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि पीटीसीएसटी पर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है न्यायालय की अवमानना क्या है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी की आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ अवमानना यहाँ पर दायर की थी, मतलब याचिका दायर की थी। इसमें यह हमको हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। ये न्यायालय की अवमानना संबंधित जो हमारी अधिनियम है ये 1971 के तहत परिभाषित किया गया इसको, ठीक है। जो न्यायालय की अवमानना है 1971 के तहत ये परिभाषित है। सिंपल सा पहली बात आपको ये याद करना है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 129, 129 और 215 ये क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति यहाँ पर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन ये, ठीक है, याद रखना है। कौन सा आर्टिकल हमारा जो है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अवमानना को दंडित करने की शक्ति देता है, ठीक है। ये अवमानना की निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। अवमानना होता क्या है, ठीक है। अवमानना क्या है, ये सिविल अवमानना, ये किसी न्यायालय के निर्णय में डिक्री, निर्देश, आदेश या रीट प्रक्रिया को जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचन को जानबूझकर उल्लंघन करना, इसको हम बोलेंगे सिविल अवमानना, ठीक है। अवमानना मतलब आप एक तरह का कोई बात ये नहीं मानना है उसको, या फिर हल्के में ले सकते हैं किसी बात को लेकर, जो बताया जा रहा है आप उसकी जो बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट, ऐसा। आपराधिक मामला, आपराधिक मामला क्या होता है, आपराधिक अवमानना ये किसी भी ऐसे मामले में प्रकाशन जो न्यायालय के बदनाम करता हो और उसके प्राधिकार को कम करता हो, ठीक है। ये चीज़ हमारा आपराधिक जो आ जाएगा अवमानना में। आपसे स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आपराधिक अवमानना है। 3 स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट डाल देगा सिविल अवमानना की, तो आपको लिखना है सिविल अवमानना करके हेडिंग डालनी है, ठीक है, और आपराधिक अवमानना करके हेडिंग डालनी है। दोनों पॉइंट आपको की पॉइंट लिख देना है, क्योंकि पूरी मैगजीन आप देखो, अभी पीटी आपको एग्जाम 25 मई को है, तो ये मैगजीन लेके आप नहीं बैठोगे, मैगजीन लेके पॉइंट आप निकालो कहाँ है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट बताते जाना वो आप एक एक करके स्टेपल करते जाओ। A4 पेपर लो, उसको थोड़ा सा कट करके जितना भी टॉपिक आ रहा है उसको स्टेबल करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, सीधा सा वही भी टॉपिक को आपको दोबारा से रीड करना है, राइट, बस इतना करना है। ये हमारे आपराधिक अवमानना हो गई, ये सिविल अवमानना हो गई, ठीक है। दया याचिका क्या होगी देखते हैं। दया याचिका है इसमें देखते हैं, दया याचिका पर राष्ट्रपति की शक्ति के संबंधित यहाँ पर प्रावधान, ये हमारे क्या लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए देखते हैं। क्या किसको दी गई सजा उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने एग्जाम के लिए देखना है, ठीक है। यहाँ से देखो, अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कुछ मामला क्षमा, विलंबन या विराम विलंबन, ठीक है, या परिहार या लघुकरण, इसके लिए यहाँ पर मामले निर्दिष्ट होते हैं। क्या इसमें क्षमादान दे सकता है। आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है, तो आर्टिकल 72। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि स्टेट पीसीएस में ही क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। अगला है ये जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो और उन मामलों में दंड किसी खिलाफ अपराध दिया गया हो, जैसे मामलों में जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, तथा मृत्युदंड के मामले में। ये सब में क्या है, हमारा जो राष्ट्रपति समाधान यहाँ पर आर्टिकल 72 के तहत दे सकता है, इसको छूट दे सकता है, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पर जो होती है उपराचात्मक याचिका, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है। ये हमारा है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के खिलाफ पारित आपका जो ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल है उसके आदेश को क्या रद्द कर दिया था। ये क्या है इसको देखते हैं। क्यूरेटिव हमारा जो पिटीशन है इसके बारे में क्या है, ये हमारा अंतिम संवैधानिक उपाय है। इसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है, ठीक है। यह पुनर्विचार याचिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है, ठीक है। क्यूरेटिव जो पिटीशन होता है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। सिंपल सा पहली बात हमारा ये है, क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, क्यूरेटिव पिटीशन का जो हमारा उपाय होगा ये अंतिम और संवैधानिक उपाय होगा, ठीक है। पहला क्या, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उल्लेख संविधान में हमारा आर्टिकल कोई बोलेगा कि इस आर्टिकल में हमारा इसका संविधान को उल्लेख किया गया, तो क्या गलत हो जाएगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। यह रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा बना की जो केस था उसमें प्रतिपादित किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 बातें इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 के पूर्ण न्याय की शक्ति के लिए आधारित यहाँ पर होगा, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन की अनुमति तब दी जाती है जब याचिका में यह स्थापित करता है कि निर्णय में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन हुआ और मामले की सुनवाई वाला न्यायाधीश उस मामले में अपने हितों को खुलासा करने के लिए विफल रहा हो और न्याय निर्णय में पक्षपात होने की आशंका में निर्णय से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, तो इस पर आप क्यूरेटिव पिटीशन क्या दायर कर सकते हो, ठीक है। अगला है
फास्ट ट्रैक कोर्ट या स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पर है, इसको देखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार बलात्कार मामले जो हैं लैंगिक अपराध हैं और बालकों संरक्षण जो अधिनियम है इसको यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत संबंधित जो निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के यहाँ पर अधिक कुशल बताया गया है। ठीक है, क्यों देखते हैं इसको। इसके प्रकार क्या होते हैं। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमारी क्या है, ये बोलेगा आपकी सेंट्रल हमारी जो सेंट्रल स्कीम है, ये बोलेगा स्टेट की स्कीम है। तो क्या ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसको 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, 19 और ये 5 कितना होता है 26, 19 और सॉरी 1906 होता है आपका 25। ठीक है, तो 6 साल इसका योजनाओं का पूरा हो चुका है। ठीक है, 5 साल मतलब 5 साल इसके पूरे अच्छे से हो चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अब पूछा नहीं गया तो यहाँ पर क्वेश्चन रख सकता है। ठीक है, ये 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो हमारा योजना था 2019 में शुरू किया गया था और टारगेट इसका 2026 तक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है थोड़ा सा कि कौन सी सेक्टर की स्कीम है। ये हमारी केंद्र प्रायोजित योजना है। ये वित्त पोषण से कौन करेगा, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, कार्यान्वयन क्या होगा इसका कार्यान्वयन होगा जो विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। 3 स्टेटमेंट यहाँ से बन सकते हैं। पहला, ये कौन सी स्कीम है, ये हमारी केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, इसका जो हमारा कार्यान्वयन होगा ये बोल देगा कि ये हमारा जो शिक्षा विकास जो हमारा बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो गलत है, ये हमारा न्याय मंत्रालय के तहत ये किया जाएगा। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाएगा। यहाँ बोलेगा कि इसका जो हमारा वित्त पोषण होगा वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार में किया जाएगा और ये आपका किया जाएगा न्याय मंत्रालय के तहत। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य बलात्कार मामले में जो पॉक्सो अधिनियम है उसके तहत आने वाले मामले में शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना और 30 राज्यों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पॉक्सो की अदालत को कुल 761 जो हमारे FTS हैं ये गठित की गए। ठीक है, कुल हमारे जो FTS है उसका जो प्रावधान यहाँ पर किया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताई ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। 0 FIR सूचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये क्या है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उसको लेकर यहाँ पर कुछ था तो यहाँ पर न्यूज़ में दिया गया था। अपने एग्जाम के लिए देखते हैं 0 FIR के बारे में क्या है। इस प्रकार के FIR में किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह जहाँ अपराध हुआ उसी क्षेत्र में पुलिस अपराध जो स्टेशन है वहाँ पे FIR दर्ज कराया जाए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, एक बार FIR दर्ज होने के बाद आगे की जाँच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत आरंभ में कोई नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब मामला अधिकार क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है वहाँ नई FIR दर्ज की जाती है तब नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। राइट, जो जीरो FIR जो है हमारा प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 53(1) 531(1) के तहत किया गया और 2012 में निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति ने इसकी सिफारिश के आधार पर किया था। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, स्टार्ट करते हैं। 0 FIR के बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, 0 FIR उसके बारे में आपको विचार करना। पहला स्टेटमेंट, ये किसी भी हमारा जो किसी भी संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं या FIR दर्ज करा सकते हैं, वो हमारी सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ऐसा दे देगा। दूसरा स्टेटमेंट है, ये बोलेगा कि हमारा जो FIR है जिसे आप FIR कराएंगे तुरंत आपको एक FIR नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये। तीसरा स्टेटमेंट है, ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से बोल देगा कि जो हमारा 0 FIR है ये भारतीय नागरिक जो संहिता है 2023 की धारा 531 के तहत 2012 में निर्भया केस के बाद स्थापित जो समिति है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर की गई थी। तो ये बदल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे 2 गलत हो गए क्योंकि FIR नंबर इसका तुरंत नहीं मिलेगा और ये कितने भी किलोमीटर हो जो भी आपका पास में हो उसको इस यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 और 2 जो मैंने पहले बताया वो करेक्ट है। ठीक है, 1 और 2 गलत है, बाकी तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा जो ये दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे आपको कवर करना पड़ना है। अगला देखते हैं। जितना मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ उन टॉपिक पे सीधा सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ, सीधा सा क्वेश्चन बनाने की सोचो क्या क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक को लेके। राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर है, इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट दंड संहिता धारा 375 के तहत यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको देखते हैं। मटेरियल रेप एक्सेप्शनल। ठीक है, चुनौती देने की याचिका को मैं संबंधित करेगा। सीधे से अपने पॉइंट में आते हैं। जोसेफ साइन बनाम संघ जो मामला है ये भी हटाओ, इसको भी यहाँ देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर के बारे में, यह ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कानूनी सिद्धांत है। यह सिद्धांत विवाहित महिला को उसके पति के संरक्षण के तहत रखता है और उन्हें एक यूनिट के रूप में मानता है। पहला स्टेटमेंट, यह विवाह के बाद एक महिला स्वतंत्र अस्तित्व या कानूनी को अस्तित्व को समाप्त कर देता है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से यह महिला की संपत्ति पति को हस्तांतरित करता है, पति पर अधिकार को उसकी क्षमता के सीमित करता है यदि कोई अनुबंध करने की प्रतिबंध लगाता है तो। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हो। ठीक है, अगला है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिद्धांत। ये क्या है, इसके हार्मोनियस जो हमारे कंस्ट्रक्शन सिद्धांत इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। इतना इसका अर्थ है कि 2 कानूनों के बीच विवाद की स्थिति
में उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि जिसमें दोनों कानून, उद्देश्य और सार बनाए रखे जा सके, और ऐसा कानून को प्रावधानों में हमारा जो सामंजस्य बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत की उत्पत्ति प्रथम संविधान संशोधन और उस पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय से मानी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है कि हमारा जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिद्धांत है क्या होता है ये, है ना। आप जैसे पेपर में कभी क्वेश्चन है तो एकदम से अटपटा सा नहीं लगे कि क्या है, नहीं पढ़ाएगा कभी, सुना नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन दे सकता है कि वन लाइन में कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन आपका सही होगा या कौन सा कथन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो क्या होगा, ये प्रथम संविधान संशोधन उस शंकरी जो हमारा उस पर शंकरी के साथ जो प्रसाद बनाम संघवाद था उस पर निर्णय से संबंधित हमारा ये केस है। ठीक है, बस इतना। आगे ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। 6 नंबर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से आपराधिक कानून में सुधार संबंधित अधिनियम, ये है। क्यों न्यूज़ में था, मुझे समझ नहीं न्यूज़ में क्यों था, अपना देखते हैं टॉपिक को सीधे से क्या यहाँ पर कवर करना है। भारतीय नागरिक न्याय संहिता जो है इसको लेकर भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह लागू की गई। भारतीय दंड संहिता भारत में आपराधिक मामलों का प्रमुख कानून था। ठीक है, इसको देखो, भारतीय न्याय संहिता, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, पृष्ठभूमि क्या इसके मुख्य प्रावधान है। इसके मुख्य प्रावधान है जो छोटे मोटे अपराध हैं, इसके लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवक जो कराने के प्रावधान यहाँ पर किया गया था। 16 से 18 वर्ष की आयु की महिला में सामूहिक बलात्कार कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्या है इसका एक प्रावधान होगा। ठीक है, दूसरा, इस संहिता में राजद्रोह से जुड़े हमारा जो 124 धारा ए है उसके प्रावधान को हटा दिया गया, जिसके बजाय निम्नलिखित मृत्युदंड यहाँ पर प्रावधान किया गया। कौन कौन से, एक तो अलगाववादी गतिविधियों के साथ सशस्त्र विद्रोह गतिविधियों को बढ़ावा देना या उनका प्रयास करना। ठीक है, दूसरा, अलगाववादी गतिविधियों संबंधित प्रोत्साहन करना या भारत की जो संप्रभुता है उनका एकता अखंडता को खतरे में डालना। ठीक है, ये क्या है, इनको लेकर के यहाँ पर अपराध माना जाएगा। कुछ यहाँ पर श्रेणी दी गई है ये। ठीक है, बस इतने ही इससे में देखना है कि क्या यहाँ पर किस चीज़ जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है इसमें से कुछ प्रावधान थे और क्या इनमें अपराध की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा हमारा 2023 है, इसके बारे में यहाँ पर भी देखो दे रखा है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के क्या प्रावधान है, इसमें विचाराधीन कैदियों की हिरासत, इनकी पहली बार अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं किसी को, उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लेता है और जमानत राशि पर रिहा किया जाएगा उनको। ठीक है, यदि किसी आरोपी व्यक्ति को जांच में सुनवाई के दौरान उस अपराध के कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया था, उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा हमारा संहिता 2023 है। ठीक है, आपसे बोलेगा जो ये स्टेटमेंट दे देगा, ये जो हमारा अपराध है इसने मतलब 1/3 तक इसने कवर कर लिया है। ठीक है, क्या था, फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, अवधि का आधा हिस्सा उसने हिरासत में बिता लिया तो उसे न्यायालय में जमानत कर दिया जाएगा। राइट, ये स्टेटमेंट अगर आपको देता है ऐसा करके और पूछता है इनमें से किसकी बात कर रहा है, या भारतीय न्यायिक संहिता जो है 2023 उसकी बात कर रहा है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसकी बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, 4 स्टेटमेंट दे देगा तो आपको बताना है। तो ये बात कर रहा है किसकी, ये कर रहा है भारतीय न्यायिक जो हमारे नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, मेडिकल जाँच क्या होगी, मेडिकल जाँच इसमें देखते हैं। इसमें इसके अंतर्गत कोर्ट भी पुलिस के अधिकारी जो है विशेष मामले में जैसे बलात्कार आरोपी और व्यक्ति की मेडिकल जांच के लिए यहाँ पर अनुरोध कर सकते हैं इसको, है ना। अनुरोध जो मेडिकल जांच होगी तो उसके लिए अनुरोध यहाँ पे लोग कर सकते हैं। फॉरेंसिक जांच क्या होगी, ये उन अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच करना अनिवार्य जिसके लिए ये कम से कम 7 वर्ष कारावास दंड का प्रावधान होगा। ठीक है, हस्ताक्षर, उंगली के छाप, फिंगरप्रिंट जो होते हैं, ये मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग, उंगली की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती, चाहे वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया या नहीं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कार्रवाइयों के लिए समय सीमा, यह विधिक कार्रवाई हेतु समय सीमा निर्धारित करती है, जैसे कि जांच अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों की जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा का यहाँ पर निर्धारण करेगी ये कि कितने समय सीमा यहाँ पर इसका होना चाहिए। ठीक है, कब रिपोर्ट यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और कब इसके जो फिंगरप्रिंट है उसको लेकर, और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आधे टाइम अगर वहाँ पर कोर्ट बिता लेता है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आपको इससे पता होना चाहिए। आपको देखो एक भी चीज़ आपको मैच, यदि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी एक भी चीज़ आपको ये नहीं करना है कि पढ़ा और उसको पूरा मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना के सब भूल गए। इसीलिए बोलता हूँ 1-4 का पेपर लेके बैठो, सीधा सा टॉपिक लिखो, सीधा सा 3-4 पॉइंट लिखते चलो, बाद में आप बैठ के एक बार रिवीजन मार दो, रिवीजन करोगे दूसरे दिन आपको फिर से अगला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन आपको मैं इसलिए भी देता हूँ कि सुबह शाम तक इसको आप कवर करो और सीधे से आप अपना बनाओ जो नोट्स, उस चीज़ नोट्स को आप कवर कर जाओ। ठीक है, क्योंकि एक बार कवर करने से आपका मैगजीन क्लियर नहीं होगा ये। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देखो ये आप पर आ गया, साक्ष्य अधिनियम आ गया। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान क्या है। ठीक है, ये साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल रिकॉर्ड जो हमारा स्वीकारता है उसके तहत यहाँ पर प्रदान किया गया था।
ठीक है। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के गवाह को जो पर समक्ष दिए गए जो बयान है वो शामिल होंगे। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई जो किसी भी सूचना है उसको मौखिक साक्ष्य यहाँ पर माना जाएगा। अगर आप कोई बात बोलते हो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो कोई बात बोलते हो रिकॉर्ड करके कुछ देते हो तो वो आपकी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है। ये किसी के बारे में कौन से जो अधिनियम उसमें बताया गया है, ये बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। ठीक है। सबकी एक अधिनियम की बात याद रखने की कौन क्या बता रहा है। उसमें बताया था कि इतना टाइम पीरियड बिता लोगे तो आपको छोड़ दे जाएगा। इसमें क्या बता रहा है कि किसी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा जब आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ यहाँ पर होंगे तो उसको लेके। ठीक है। ये दोनों पॉइंट। अगला बस इसमें एक ही पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है खास जो हमारा था ये। ठीक है। आगे देखते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण जो हमारा 2023 है ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में पेपर में भी नहीं पूछा गया है। ठीक है। देखते हैं। डीपीडीपी क्या है। ये डीपीडीपी आपका है जो डिजिटल डेटा संरक्षण हमारा अधिनियम, इसके बारे में बात कर रहे हैं 2023 के बारे में। ये क्या है, ये हमारा अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग विनियमित करता है जिससे व्यक्तियों को व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण अधिकार को तहत सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाता है। ठीक है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है और यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण भंडारण में कोई उपयोग और डेटा जो हमारे फिड्यूसरी हैं उस पर कुछ उत्तरदायित्व निर्णय यहाँ पर करता है। ठीक है। ये डेटा प्रिंसिपल या डेटा जो स्वामी होते हैं उसके अधिकार के कर्तव्य का भी निर्धारण करता है। साथ ही यह अधिनियम अधिकारों के कर्तव्य का दायित्व का उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। ठीक है। ये कुछ बात थी और यहाँ से इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या पॉइंट है यहाँ पर। इसके प्रावधान है भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग लागू है जहां पर कोई डेटा डिजिटल ऑनलाइन एकत्र किया गया हो या कोई डेटा डिजिटल ऑफलाइन रूप में एकत्रित किया गया हो बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो। इसके प्रावधान क्या है, भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग पर लागू होंगे यदि उन्हें प्रोसेसिंग का कुछ उपयोग करके वस्तु सेवाओं का उपलब्ध करवाता होता है। भारत के बाहर भी स्थित होंगे, ये बात आपको एक की पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इस अधिनियम के प्रावधान में निम्नलिखित लागू नहीं होंगे। क्या लागू नहीं होगा, किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा यहाँ पर लागू नहीं होंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है। दो बातें। अगला है व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित डाटा जो सार्वजनिक रूप है उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। जो व्यक्तिगत डेटा होगा जिसे निम्नलिखित द्वारा किससे आप सार्वजनिक उपलब्ध करा सकते हो, जैसे कि यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, अगर मतलब खुद से अपना डेटा दे दोगे सार्वजनिक कर दोगे तो आपका यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, वरना नहीं। ठीक है। यदि कोई अन्य व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी व्यक्ति के डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है तो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। मतलब जो कानूनी रूप से आप अगर कोई बात बता रहे हो किसी को दे रहे हो डेटा तो आपको यहाँ से सार्वजनिक कर दिया जाएगा वो। राइट। सहमति किसकी होनी चाहिए, डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस किया जाएगा जो भी वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि प्रिंसिपल को किसी भी समय अपने वापस लेने की अधिकार होगा, किसी भी समय आप इसमें क्या वापस ले सकते हो क्योंकि आपका अधिकार है। ठीक है। सहमति है क्योंकि अपने अपनी सहमति से इसको दिया था। ठीक है। ऐसे मामले में जिनके सरकार की ओर से लाभ या सेवा प्रदान की जा रही है, चिकित्सा आपात जैसी स्थिति या वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें किसी बालक या दिव्यांग के मामले में उसे माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। राइट। भारतीय डेटा संरक्षण जो बोर्ड है ये क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं था, एक बार बस रीड करना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। डेटा संरक्षण बोर्ड जो है ये, इसमें केंद्र सरकार द्वारा डीपीबीआई के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या है, एक तो नियम का जो अनुपालन है उसकी निगरानी करना और जो उल्लंघन करते हैं जो हमारे रूल तोड़ते हैं उन पर जुर्माना लगाना। ठीक है। और साथ ही क्या है, साथ ही यहाँ पर प्रभावित व्यक्तियों की गई शिकायतों का सुनवाई करना। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसके कुछ ये जो प्रावधान यहाँ पर किए गए ये होंगे। ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पर बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए यहाँ पर जो नियुक्त करना। ठीक है। और नियुक्त किया जाएगा, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो हमारे डीपीबीआई है इसके जो हमारे जो नियुक्ति किए जाएंगे इसके तहत जो नियुक्तियाँ होगी उसमें ये दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा नियुक्त नहीं होंगे, एक बार ही यहाँ पर क्या है नियुक्ति के पात्र होते हैं। दोबारा नियुक्ति के पात्र ये दोबारा नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है। ये बोला है जो एक सदस्यों द्वारा 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा उनकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है। तो क्या है, ये दोबारा भी इनको नियुक्त कर सकते हो। राइट। याद रखना है, वो मिस्टेक थोड़ा बोलने से में हो गया है। ठीक है। डीपीबीआई इसके किसी भी निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली जो हमारा अधिकरण है उसमें अपील भी यहाँ पर कर सकेंगे। ठीक है। बस थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक तो यहाँ पर क्या उनकी नियुक्ति दोबारा नियुक्ति हो जाएगी और 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी। ठीक है। और इनका जो हमारा केंद्र सरकार है उसके तहत यहाँ पर इसका प्रावधान किया जाएगा गठन का। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था। तीसरा क्या है, इनकी जो हमारा उल्लंघन करेंगे तो उस पर जुर्माना भी यहाँ लगाया जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं,
प्रिंसिपल डेटा में देखो, प्रिंसिपल डेटा में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा यहाँ पर जो टैक्स है वो कितना होगा, और यहाँ पर किसके बारे में, किसके द्वारा यहाँ पर लगाया जाएगा, और कोई गलत अगर काम करता है तो ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर है सब, जो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको खुद से बता दूंगा कि क्या आपको कवर करना है। राइट, यहाँ पे देखो डेटा जो आपका फिड्यूसरी है, ये दायित्व यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और आपका ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों इसको देख लेते हैं। डेटा हमारा जो फिड्यूसरी है इसकी प्रोसेसिंग के तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई के रूप में यहाँ पर क्या दायित्व होंगे। इसमें देखो इसके डेटा की सटीकता का सुनिश्चित करना है ना, डेटा जो हमारे जो फिड्यूसरी होंगे इसके दायित्व क्या होगा, इसको डाटा को सुनिश्चित करना और इसके बीच जो यहाँ पर उल्लंघन इसको रोकना। ठीक है, ये नॉर्मली आप देखो जो रूल होते हैं हम लोग फॉलो करते हैं, कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं जो है ना, सिंपल सी जो बात कही जाती है वो सब यहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधा सा एक बार पढ़ोगे भी या कुछ स्टेटमेंट पूछेगा भी आपसे तो सिंपल सा आप यहाँ पे कर ले जाओगे। राइट, अगला देखते हैं महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। ये केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती है यदि वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्ति डेटा को प्रबंधित करता है। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल का नुकसान होने कर जोखिम और भारत की संप्रभुता को अखंडता, राज्य की सुरक्षा और चुनावी लोकतंत्र, यहाँ पर कुछ इसके सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, याद करने की जो हमारे क्या इसके महत्वपूर्ण डेटा हो सकते हैं। फिलहाल पेपर में तो नहीं पूछेगा ये। ठीक है, आपको एक बार देख लेना है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, जिस पर मैं बोलूँगा नोट्स बनाना है उस चीज़ को लेकर आपको अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे किसके लिए छूट दी गई, ये भी कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ से 6.3 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण, जो हमारा नियम है 2024 इसके बारे में। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन है, इसको देखते हैं। रूल 2024 दिया हुआ है, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सूचित यहाँ पर किया गया है। नियमों में लोक परीक्षा जो अनुसूचित माध्यम है इसके लेके है। ठीक है, जून 2024 में लागू किया गया था। इसमें लोक परीक्षा संचालन में अनुचित साधनों का उपयोग करके अपराध को प्रथम दृष्टया मामला में सामने आया। जो परीक्षा केंद्र प्रभारी है उसके एफआईआर दर्ज करके उचित कार्रवाई कर सकते हैं, जो हमारे लोक परीक्षा जो अनुचित साधन निवारण है इसके नियम के तहत। ठीक है, ऐसा प्रदाता कोई भी एजेंसी, संगठन या निकाय, व्यक्ति के संघ, व्यवसायी जो हो सकता है जिसे लोक परीक्षा प्राधिकरण के तहत यहाँ पर संचालन नियुक्त किया गया, वो क्या होगा, ये इनमें मतलब इनके मुख्य नियम है कि यहाँ पर आप एफआईआर उन पर दर्ज कर सकते हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ से, ये तो इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या टॉपिक है यहाँ पर। हाँ, इसी में देखो इंपॉर्टेंट हमारा जो लोक परीक्षा है इसमें अनुचित हमारा जो निवारण अधिनियम 2024 इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बातें, जैसे कि अनुचित साधनों में निम्नलिखित हैं। एक तो प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुँच या उनमें लीक किया जाता है, अगर लीक किया जाएगा तो। ठीक है, लोक परीक्षा के दौरान यहाँ पर अभ्यर्थी की सहायता करना और कंप्यूटर नेटवर्क के संसाधन की छेड़छाड़ करना, जैसे आप एग्जाम देने के वहाँ पे इसको छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है, वो और फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, ये चीज़ हमारा जो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण है अधिनियम उसके तहत यहाँ पर ये कुछ इसकी बात है, अनुचित साधन है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो लोक परीक्षा अनुचित हमारा साधन निवारण अधिनियम है इसके तहत इनमें से कौन सी बातें सही है या कौन सी बातें गलत है, इसे करके स्टेटमेंट आपको दे देगा। इनमें क्या दंड मिलेगा, इनमें सहारा लेने वालों को कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 5 साल तक यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। संगठित अपराध करने वाले सेवा प्रदाता किसी व्यक्ति समूह को दंड को 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और परीक्षा आयोजन की लागत उसे वसूल की जाएगी। इतना यहाँ पर दंड दिया जाएगा। और सभी अपराध जो संज्ञेय गैर जमानती अपराध होंगे या गैर समन्वय होंगे, लोक परीक्षा आशय अनुसूचित जो हमारे निर्दिष्ट हैं लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा से ये केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित की गई या किसी प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं में से हो। ठीक है, ये लोक परीक्षा के बारे में डिफिनेशन बता रहा है इसकी। ठीक है, जो लोक परीक्षा होगी किससे आशय, इसका आशय क्या है, लोक परीक्षा से आशय है कि जो निर्दिष्ट लोक परीक्षा हमारे प्राधिकरण है इसके द्वारा आयोजित की गई कोई परीक्षा या केंद्र सरकार द्वारा हो या किसी अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा की गई हो, उन सभी से। ठीक है, याद रखना है ये। अगला देखते हैं 6.4, जो मैंने अभी नीचे बताया पॉइंट वही सिर्फ याद रखने हैं, ऊपर वाले आपको नहीं करने हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। 6.4 है दूरसंचार अधिनियम 2023, इसके बारे में। दूरसंचार अधिनियम 2023 में विभिन्न प्रावधान यहाँ पर क्या लागू किए गए। एक तो यहाँ से देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसके लिए मापदंड क्या है इनका। देखो इनका मापदंड होगा स्पेक्ट्रम का आवंटन। स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। कुछ वित्तीय निर्धारण जैसे कि आपका राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसमी जो संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन और उपग्रह की जो हमारी सेवाएं हैं। ठीक है, ये सब को लेकर हमारे यहाँ पे कुछ विवरण दिए गए हैं। ठीक है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। एक तो यहाँ से इसको हटाना है, ये भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये सब टॉपिक कोई अपने मतलब के नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन क्या है? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन के मामले में दर्ज किए गए, जिसने 8 वर्षों में सबसे कम है। 8 वर्षों में बोलेगा सबसे आपसे अधिक है, ठीक है। तो क्या सबसे कम है, की पॉइंट आपको बस याद रखना है इसके। इंटरनेट शटडाउन के बारे में, किसी विशिष्ट आबादी स्थान या इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए इंटरनेट सेवाओं की जानबूझकर यहाँ पर किया गया व्यवधान या रोक होता है, ठीक है। अगला है इंटरनेट शटडाउन के लिए हमारे जो उत्तरदायी कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक अशांति को बढ़ने से रोकना, धोखाधड़ी को रोकना और सुरक्षा लोक व्यवस्था, ठीक है। अगला देखते हैं और क्या यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट शटडाउन है उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में इसे इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का जो निलंबन है उसमें टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित दूरसंचार सेवा है उसको आपातकाल के तहत सार्वजनिक यहाँ पर 2017 द्वारा शासित किया जाता है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, बस ऊपर जो मैंने बताया आपको ये थोड़ा सा याद रख लो कि इसके इंटरनेट हमारा जो शटडाउन है उसके लिए क्या उत्तरदायी कारण है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ बस इतना याद रख लो कि क्या हमारा जो शटडाउन इंटरनेट उसके लिए क्या उत्तरदायी कारण हो सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेट शटडाउन होता क्या है, बस ये जो व्यवधान मैंने आपको बताया प्रावधान ये वाला आपको याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। अगला देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। अगला हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019, इसको देख लेते हैं यहाँ से टॉपिक को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखते हैं 2019 के बारे में। देखो 2019 का हमारा उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहला तो उपभोक्ता संरक्षण जो हमारी परिभाषा है उसकी विस्तार क्या है। इसमें ऐसे व्यक्ति को भी शामिल किया गया जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान सेवाएं खरीदता या प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख्य विशेषता है पहली। दूसरा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना सलाहकार परिषद के रूप में की गई। इसका जो कार्य है उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करने का सलाह देना उसमें, ठीक है। अध्यक्ष इसका कौन होगा? इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार का उपभोक्ता जो विभाग होगा उसका प्रभारी यहाँ पर इसका अध्यक्ष होगा। बस सीधा से ये पॉइंट याद रखना है कि क्या है ये, है ना, किसके द्वारा सलाह दी जाती है और कौन इसका अध्यक्ष होता है, किसकी स्थापना कब की गई थी। 3 से 4 बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पर जो CCPA है ये एक मुख्य आयुक्त और निर्धारित संख्या में आयुक्त शामिल होंगे इसमें। इसके केंद्र सरकार द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा। ये भी याद रखना है कि हमारा केंद्र सरकार होगा किसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। और अध्यक्ष हमारा केंद्र सरकार के ही उपभोक्ता मामले का विभाग का प्रभारी मंत्री होगा, ठीक है। राज्य का यहाँ पर कोई मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें जो पढ़ना है हमको। अगला देखते हैं। देखो हमारा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उसमें 2019 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकार थे। क्या क्या है? एक तो सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। ये हमारे अधिकार हैं इसके। यहाँ पे देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत में बैटिंग और गैम्बलिंग का विनियमन। ये क्या है? देखो यह संविधान की 7वीं सूची के तहत राज्य सूची का एक विषय है, ठीक है। राज्य सूची जो हमारी प्रविष्टि है ये 34 और 62 में कराधान के उद्देश्य से शामिल किया गया था, राइट। पब्लिक जो हमारी गैम्बलिंग एक्ट होता है 1867, ये पुराने कानून के आधार पर अधिकांश राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बैटिंग और गैम्बलिंग से निपटने के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा जो राज्य सरकार है और जो और भी यहाँ पर एक्ट रहेंगे उनको लेकर एक ही कानून यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर गलत है क्योंकि वो अलग अलग अपने हिसाब से कानून यहाँ पर इन्होंने बनाया है, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के सरोगेट विज्ञापन सहित अन्य विज्ञापनों में 2023 एडवाइजरी यहाँ पर भी जारी की है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर किया गया था 7वीं सूची के तहत इसको एक विषय माना गया है, ठीक है। यह भी देखना है। और एडवाइजरी जारी करने के पीछे बैटिंग गैम्बलिंग जो गैर कानूनी गतिविधि है इसे प्रत्यक्ष रूप से सरोगेट विज्ञापन के जरिए यहाँ पर इसके मामले बढ़ रहे हैं। इसको यहाँ पर समर्थन को लेकर ये इस वजह से क्वेश्चन यहाँ जो स्टेटमेंट है पूछा गया था, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना है, ठीक है, क्या ये है। बाकी इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस अपने को पता होना चाहिए कि कहीं भी स्टेटमेंट में रख सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा इस सब टॉपिक से, कहीं पर आपको स्टेटमेंट में डाल सकता है ऐसा चीज़ करके, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर से पूछेगा 7वीं सूची के बारे में अगर पूछा तो ये 7वीं सूची को लेकर यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा, ये डाल देगा, क्योंकि भारत में जो बैटिंग गैम्बलिंग का नियम है इसके तहत राज्य सूची का एक हिस्सा है, ऐसे करके डाल देगा। 20 से उठा के क्वेश्चन कहीं डालेगा, बाकी इससे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अगला है 6.6 विदेशी अंशदान विनियमन जो है इसको लेकर इंपॉर्टेंट क्या है इसको देखते हैं। यहां पर देखो जो FCRA है, FCRA जो हमारा है यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख प्रावधान है। जैसा कि एक विदेशी फंड हमारा क्या होगा, विदेशी फंड में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्ण अनुमति हमारा NGO के पंजीकरण के साथ प्रत्येक पदाधिकारी के आधार पर नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाएगा। विदेशी धन प्राप्ति से प्रतिबंध मामले में इनको इन्फोग्राफ देखा गया, आप देख सकते हो। और FCRA खाता
इसमें एफ खाता जो होता है विदेशी धन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य है। ये आपके इंपॉर्टेंट बात है, इसके क्या है हमारी विशेषता होनी चाहिए। दूसरा, एफ पंजीकरण की वैधता, इसकी वैधता 5 वर्षों के लिए होगी। एनजीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि के 6 महीने के भीतर नवीकरण करना मतलब उसको रिन्यू करना अनिवार्य होगा, राइट। उसके बाद प्रशासनिक कार्य के लिए जो हमारी निधि है इसका उपयोग केवल उस उद्देश्य से किया जाना चाहिए जिसके लिए हमारा प्राप्त किया गया है, और इस निधि की अधिकतम राशि जो है 20% ही हम पे प्रशासनिक खर्च के लिए उपयोग कर सकते हैं। और पहले अधिनियम में 50% राशि प्रशासनिक खर्च में किया जा सकता था, लेकिन अब क्या इसको कम कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे कि जो यहाँ पर हमारे प्रशासनिक कार्य हैं इसके लिए आप जो अंशदान है उसमें से आप 50% से कम खर्च कर सकते हो, तो आप चलेगा 50% से कम, क्योंकि कोई डाटा नहीं दे रखा है। 50% से कम 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। अगर बोला उसने कोई डाटा दे रखा कि 20% से अधिक तक ऐसे बोला तो वहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दे सकता है। दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि जो हमारा FCRA है इसका खाता नई दिल्ली में किसी भी ब्रांच पर यहाँ पर होना चाहिए, तो क्या मुख्य शाखा होना चाहिए, किसी ब्रांच पर नहीं, और SBI की, ठीक है। दूसरा, और इसकी हमारी जो अवधि होगी वो 6 वर्ष की होगी, क्या गलत है, क्या 5 वर्ष की होगी, ठीक है। और ये 6 महीने के भीतर इससे नवीकरण करना आवेदन होगा, ठीक है। तो ये बात चारों आपको याद रखनी है FCRA के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। डाकघर अधिनियम हमारा जो है 2023, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस एक्ट। देखते हैं इसमें, देखो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जवाबदेह सम्मति के लेकर यहाँ से, इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं किया गया। कौन सा, जो हमारा इसको हटाओ यहाँ से। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था क्या थी, डाक से क्वेश्चन पूछेगा तो ब्रिटिश से लेकर ले लेगा और एक कुछ पॉइंट आपका करंट से उठा लेगा, ठीक है। इसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1727 में अपना पहला डाकघर खोला था। गवर्नर जनरल डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय डाकघरों को राष्ट्रीय महत्व को अलग संगठन के रूप में यहाँ पर मान्यता दी थी, ठीक है। आज कोलकाता में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस हैं वह पहले फोर्ट विलियम वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे की पॉइंट हैं इसके, ये याद रखने हैं। और यहाँ पर देखो कुछ शक्ति, जैसे कि डाक द्वारा भेजे गए संदिग्ध पार्सल्स को रोकने की शक्तियाँ को दी गई थी। जैसे कि क्या शक्तियाँ दी गई थी, उसमें जवाबदेही से उन्मुक्ति होना चाहिए उनको, ठीक है। और यहाँ पर इनके जो सेवा प्रदाता हैं उसमें जवाबदेह होगा कि जवाबदेह नहीं होगा कि हालांकि कुछ निर्धारित जो प्रदान करने वाली कुछ शक्तियाँ हैं उसको लेकर, जैसे कि इनमें कोई किसी प्रकार का अपराध या दंड प्रावधान नहीं किया जाता इसको, ठीक है। जैसे आपसे बोल देगा कि हमारा जो डाकघर जो अधिनियम था इसके तहत हमारे कुछ दंड के प्रावधान भी शामिल थे, तो दंड के प्रावधान यहाँ पर शामिल नहीं किए गए, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, जो मैंने आपको इतना बताया ये जो था, ठीक है। इतना पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, आपका हिस्ट्री से ले लेगा प्लस कुछ पॉइंट यहाँ से आपका करंट अफेयर्स ले लेगा, तो हिस्ट्री करंट अफेयर दोनों से क्वेश्चन उसका तैयार हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री से आपका ये क्वेश्चन लेगा डाटा जो आपको मैंने दिखाया, और करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन लेगा, करंट अफेयर से ले लेगा कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का दंड का प्रावधान आज के टाइम पे नहीं किया गया आज को लेकर, ठीक है। और यहाँ से कुछ दे सकता है पॉइंट, तो और तो कुछ नहीं पूछ सकता यहाँ से, बस इतना ही आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन अगर पूछेगा तो, छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। अगला हमारा देखो 7वां नंबर जो टॉपिक रहेगा ये मैं आपको पार्ट 4 में कराऊंगा। पार्ट 4 में रहेगा, उसमें 7वां टॉपिक और लास्ट हमारा टॉपिक है 8वां। 7-8 हम दोनों उस टॉपिक को कवर करा देंगे। जो पार्ट नंबर 4 रहेगा लास्ट हमारा पार्ट है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक की PT 65 हिंदी में, ठीक है। तो जल्दी यहाँ पर इसको आप भी कवर कर सकते हो। कवर करने के बाद एक बार आपको इसको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। जो मैं बताता हूँ उसको A4 पेपर ले लो, वो पेपर को ही आप नेक्स्ट डे पे इसको रिवीजन करो, ठीक है। तो आपके यहाँ से जितने मैगजीन है सब एक अच्छे से क्लियर होती रहेंगी, राइट। अभी सब मैगजीन क्लियर करने के बाद आपको एक बार उसको रिवीजन कर देना है, पूरा एक्सेल उठा के एक बार रिवीजन कर देना है। जितना देखो हमारा करंट अफेयर इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, प्लस जो टेस्ट सीरीज है वो लगाते रहना है, और मैं टेस्ट सीरीज भी करा रहा हूँ वो भी आपको कवर करते रहना, ठीक है। कुछ डाउट आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम ID दे दूँगा, वहाँ पर मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ, जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वो भी देता रहता हूँ। कुछ और पूछ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हो उससे, ठीक है। तो जो रहेगा आप यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।